आप पूरा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मन लगा करके पढ़ रहे होगे, क्योंकि आप अपनी तैयारी को झोंक देना, तैयारी के लिए झोंक देना चाहते हो, अपने आप को अपनी पूरी कोशिश कर लेना चाहते हो। तो आप यही कोशिश करते रहो, यही मेहनत करते रहो, लास्ट तक बने रहना है, अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना है, अपने बॉडी के हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करके रखना है, एकदम कूल काम रह करके काम करना है। पढ़ाई में एग्रेशन होना चाहिए, आपके व्यवहार में एग्रेशन नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई को लेकर के एग्रेसिव बनो, व्यवहार एकदम रिलैक्स रखो, कूल रखो, दिमाग को कंसंट्रेटेड रखो, शांत रखो, फोकस्ड रखो केवल उस टारगेट पर जिस टारगेट के लिए आप दिन रात जाग रहे हो, अपनी नींद और चैन को खो करके उस लड़ाई के लिए लड़ रहे हो। तो ये एग्रेशन अपनी पढ़ाई में दिखाना है, अपने व्यवहार में नहीं। अपना बिहेवियर सही रखना है, अच्छा रखना है, घर वालों से बात करते रहना है, रिस्पेक्ट करना है, प्यार से बात करते रहना है, लेकिन अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस्ड रहना है, एकदम डेविएट नहीं होना है, लड़ते रहना है। हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अपने सिलेबस को फिनिश करने वाले हैं, बहुत जल्द हमारा सिलेबस फिनिशिंग टच दे देंगे हम अपने सिलेबस को, सिलेबस एंड हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप सिलेबस खत्म होने का इंतजार ना करें, सिलेबस खत्म होने से पहले ही आप अपने क्लास 11 के सिलेबस को एटलीस्ट या जितना टॉपिक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है उन सभी टॉपिक को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर डालो। एक एक मिनट, एक एक समय कीमती है, आपका हर दिन कीमती है, तो उसको सही से यूज करें। और शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन के साथ। आज का सेशन जो होने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, जहां पे हमने लास्ट क्लास में इम्यूनिटी स्टार्ट करी थी, हमने इनेट इम्यूनिटी की बात करी थी। आज हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि जो हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, ये इम्यूनिटी जो होती है, ये एबिलिटी होती है डिफेंस की। ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है, ये किसी पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी होती है, डिजीज कॉजिंग फैक्टर से लड़ने की एबिलिटी होती है। लेकिन इस एबिलिटी में हम फाइट करते हैं जिन पैथोजन से, उसमें हमारा तरीका होता है, दो तरीके से फाइट करते हैं। बहुत सारे पैथोजन है, वैरायटी ऑफ पैथोजन है, ऐसे फैक्टर जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए जो हमारा तरीका होना चाहिए वो भी एकदम शानदार जानदार होना चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग्स इज वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट ऑर्डर का सबसे टॉप मोस्ट ग्रुप, जिसका दिमाग भी बेहतरीन है, ब्रेन वेल डेवलप्ड है, इस सिस्टम का अपना इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तरीके से कई सारे तरीके से हमने और स्ट्रॉन्ग बना लिया है, चाहे वो वैक्सीनेशन का तरीका हो या कोई और तरीके हो। हमने मल्टीपल वेज से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है। नेचुरली हमारे इम्यून सिस्टम में दो कंपोनेंट है, एक है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम का पहला पार्ट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बनाती है। क्या बनाती है? ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बनाती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बनाती है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब पहले कोई भी पैथोजन आता है तो सबसे पहले इन्हीं लाइन ऑफ डिफेंस से फाइट करता है, इनका सामना इन्हीं लाइन ऑफ डिफेंस से होता है। और इसमें हमारे कई डिफरेंट टाइप के बैरियर्स आते हैं जो कोई मेमोरी नहीं रखते, हर पैथोजन के लिए एक जैसा व्यवहार होता है इनका। इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट फिजिकल बैरियर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिजिकल बैरियर होते हैं इसमें, जिन्हें मैकेनिकल बैरियर्स भी कहा जाता है, ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ पैथोजन को बॉडी के अंदर। दूसरे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिन्हें केमिकल बैरियर्स भी कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, केमिकल बैरियर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सेल्स एज अ बैरियर, मतलब पैथोजन अगर सेल्स तक पहुंच जाए तो हमारा सेल्युलर बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। और कुछ वायरल पैथोजन और हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक पैथोजन ऐसे भी हैं जिनके लिए हमारी बॉडी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाती है, जो नॉन स्पेसिफिक वे में पैथोजन से फाइट करने में मदद करती है। एंटीवायरल प्रोटीन जिसका एग्जांपल है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन बैरियर। कौन सा बैरियर बेटा? साइटोकाइन बैरियर है। तो ये चार बैरियर हैं, ये चार तरह के बैरियर हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी के हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के हैं। नो मेमोरी, नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ भी ये नहीं करते। इनका कोई प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं होता, ये हमेशा एक जैसा रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन वही हम बात करते हैं अपनी सेकंड जो इम्यून सिस्टम है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यूनिटी है, जिसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, आज इसी का खतरनाक विश्लेषण करने वाले हैं। इस स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है स्पेसिफिक? टाइप ऑफ पैथोजन के हिसाब से ये होता है, जैसा पैथोजन वैसी फाइट। मेमोरी रखता है, ये पैथोजन के अगेंस्ट एक मेमोरी डेवलप कर लेता है। इसके डेवलप होने के लिए हमेशा याद रखेंगे प्राइमरी एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, प्रायर एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड। अब मैं इसी को विस्तार से डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसी के बारे में पूरी डिटेल करेंगे, पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनेंगे एक एक बात। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सबसे पहला पॉइंट हम लिखना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, पैथोजन के लिए हमेशा स्पेसिफिक होती है, लॉक एंड की टाइप की बाइंडिंग बनाती है। और इसमें हमारी आती है आर्मी सेल, जिसे कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं इसको। और इसके चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगी। चार जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें सबसे पहली चीज मैंने अभी आपको बताई वो है स्पेसिफिसिटी। ये शो करता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कौन सी सिटी? ये स्पेसिफिसिटी होती है। दूसरा होता है जिसे कहते हैं डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। तीसरा होता है जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा होता है जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। और चौथा होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चौथा होता है जिसे कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मेमोरी एंड एमनेस्टिक रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ये एक ऐसी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि पैथोजन जिस टाइप का हो उसको उसी टाइप से मार गिराना। जैसा पैथोजन, जैसा लॉक होता है वैसी की, मतलब ताला चाबी, जैसा लॉक वैसी की। तो हमेशा याद रखेंगे ये स्पेसिफिक होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैथोजन। इसे हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं पैथोजन स्पेसिफिक। ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पांस करता है, डिपेंड करता है पैथोजन कैसा है। जैसे हमारे देश में ही कुछ टेररिस्ट ऐसे रह रहे हैं जो कि नॉर्मल इंसान की तरह, आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने के लिए कोई उनका मुखिया, कोई उनका सरगना अचानक से सिग्नल देता है, धीरे धीरे ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है। और इन स्लीपर सेल के अगेंस्ट काम करते हैं हमारे सोल्जर जो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होते। वी हैव मेनी सोल्जर्स व्हिच आर नेवर ऑफ ड्यूटी। ऑफ ड्यूटी नहीं होते, वो दिन रात काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं, 365 दिन उनका काम होता है इन्हीं टेररिस्ट स्लीपर सेल को आइडेंटिफाई करना, खोजना। तो स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन के लिए स्पेसिफिक टाइप की सेल है हमारे पास। कोई दूसरा टेररिस्ट नदी समंदर पार करके कहीं से आ रहा है, समंदर के थ्रू आ रहा है, मुंबई में एंटर कर रहा है और उस मुंबई के लोगों को अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करता है, उसके लिए भी हमारे पास इंटेलिजेंस के लोग, रॉ के लोग, हमारी पुलिस फोर्स के लोग रेडी हैं हमेशा। ऐसी वारदातों से लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। अब ये और बात है कि दुश्मन कैसा है, किस वेश में आता है, वो किस तरीके से अटैक करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डैमेज कितना करेगा, नुकसान कितना करेगा। लेकिन अंततः इन पैथोजन्स को, इन टेररिस्ट को पकड़ लेना, गिरा देना, उन्हें गिरफ्तार कर लेना और उन्हें उनकी सदगति तक पहुंचा देना, ये हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस का काम है। तो स्पेसिफिकली डील करना, हर पैथोजन को स्पेसिफिकली डील करना, ये हमारी बॉडी के इस टाइप के इम्यून सिस्टम का काम है। हमेशा ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं।
और इसी स्पेसिफिसिटी में एडिशनल पॉइंट सेकंड है विविधताएं, जिसे डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब वाइड रेंज ऑफ पैथोजन। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पैथोजन है, खाली बैक्टीरियल अटैक हो रहा है, खाली बैक्टीरिया में ही खाली क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम का बैक्टीरिया आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ पैथोजन। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ पैथोजन के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के एजेंट्स को, डिफरेंट टाइप के आर्मी पर्सन्स को रखती है, ताकि वो कोई स्पेसिफिक कमांडो है, स्पेसिफिक कमांडो ट्रेनिंग रखा है, या फिर कोई एसटीएफ का है, स्पेशल टास्क फोर्स का मेंबर है, कोई हमारे यहाँ ऐसा है जिसे हम एटीएस कहते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कहते हैं, जिसको यानी एटीएस की भी टीम है हमारे पास, स्पेसिफिक कमांडो की भी टीम है, एसटीएफ भी है हमारे पास। एसटीएफ का मतलब सुजीत त्रिपाठी फोर्स नहीं है, स्पेशल टास्क फोर्स है ये। सुजीत त्रिपाठी फोर्स तो यहाँ है, नीट क्वालीफाई करने जा रही है, ये हमारी एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो नीट की तैयारी कर रही है। उस एसटीएफ को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं उस टीम की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जो स्पेशल टास्क के लिए असाइन होती है। तो वो जो एसटीएफ है हमारी, वो डाइवर्स टाइप ऑफ पैथोजन के लिए एक्टिव होती है, वाइड रेंज ऑफ पैथोजन के लिए एक्टिव रहती है। इट इज फॉर वाइड रेंज ऑफ पैथोजन्स, वाइड रेंज ऑफ पैथोजन्स। तो पैथोजन स्पेसिफिक होती है लॉक एंड की तरह, और वैरायटी ऑफ पैथोजन के लिए एक्टिवेटेड रहती है, उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, टू आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, टू आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि ये बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि कौन अपना है, कौन अपने शरीर का है, और कौन दूसरे शरीर का है, कौन अपना, कौन पराया, कौन सेल्फ, कौन नॉन सेल्फ। अपनी बॉडी की सेल है, हमारी अपनी बॉडी की सेल है, ओन बॉडी सेल अगर होती है तो उसकी सेल पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स डिस्प्ले होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स डिस्प्ले करती है हमारी सेल। ये देखो, हमारी सेल की अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, हमारी सेल की अपनी पहचान। इसके ऊपर स्पेशल क्लास के स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिन स्पेसिफिक फैक्टर्स को कहा जाता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, इन्हें कहते हैं MHCs। इन्हें कहा जाता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं? हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ये MHCs होती हैं जो हमारी सेल्स के लिए अपनी आइडेंटिटी होती हैं। हर सेल का, हर इंडिविजुअल में, याद रखेंगे, एवरी इंडिविजुअल हैव देयर यूनिक MHC। मतलब आपकी बॉडी की सेल मेरी बॉडी से डिफरेंट सेल होती है, आपके फादर की जो बॉडी की सेल होगी आपकी मदर की बॉडी सेल से डिफरेंट होगी, आपके मदर और फादर की बॉडी सेल आपसे डिफरेंट होगी। जब तक आप आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है तब तक आपकी सेल्स के ऊपर ये जो डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें MHC कहा जाता है, एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट MHCs, जो हमारी सेल की आइडेंटिटीज होते हैं। इसीलिए जैसे किसी बॉडी में कोई दूसरी MHC एंटर करती है, किसी और शरीर में किसी और की सेल एंटर करती है, जैसे मान लो किसी एक की बॉडी में, नॉर्मली आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानते हो कि नॉर्मली अगर आप किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में देखो, जैसे मान लो ये कोई ह्यूमन है, ये हमारी किसी एक्स की बॉडी है, मान लो कोई एक्स पर्सन है, मिस्टर एक्स नाम है इसका। इस मिस्टर एक्स पर्सन की बॉडी में इसकी जो सेल्स होती हैं, अगर मैं इन सेल्स की बात करूं तो मान लो ये सेल है, इसकी अपनी खुद की सेल है, यानी इन सेल्स की अपनी आइडेंटिटी है, इन सेल्स के पास अपनी पहचान है, इन सेल की अपनी डिस्प्ले होती है MHCs। इनकी MHC यूनिक है, यूनिक MHC इनके पास पाई जाती है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो सेल की सरफेस पे पाई जाते हैं। अब कह रहे हैं कोई फॉरेन सेल अगर इनकी बॉडी में एंटर करती है, कोई बाहरी सेल, कोई आउटर सेल या कोई फॉरेन सेल आती है, फॉरेन सेल कोई आती है इसकी बॉडी में, तो जैसे ये फॉरेन सेल आएगी अगर इस बॉडी के अंदर, इसकी अपनी MHC होगी। क्या होगी? इसकी अपनी MHC होगी। ये देखो, इसके पास इसकी जो MHC है, ये MHC डिफरेंट टाइप की होगी, ये MHC डिफरेंट टाइप की होगी। चलो मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये जो MHC होगी, ये MHC अनआइडेंटिकल होगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। तो ये डिफरेंट MHC इस बॉडी में जैसे ही जाएगी, ये बॉडी उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगी एज नॉन सेल्फ। क्या होगा ये होगा नॉन सेल्फ। इसी आइडेंटिफिकेशन के तरीके को, मतलब सीधा सीधा यूं कहो कि आईडी कार्ड अगर मैच नहीं हो रहा, किसी बाहरी घुसपैठिए टेररिस्ट का आईडी कार्ड अगर मैच नहीं हो रहा, तो सीधा सा हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है और तुरंत उस टेररिस्ट को वहीं का वहीं रोकने का कोशिश करता है, कहता है रुक जा यहीं, तू अंदर नहीं जा सकता, तू खतरनाक हो सकता है, तू बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बॉडी को नुकसान पहुंचा देने वाले इस फैक्टर को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पहले उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी, पैथोजन से फाइट करेगी, पैथोजन के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स करेगी। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कोई आउटर सेल, कोई फॉरेनर है, उसे पहचान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल के सरफेस पे जो MHC होती है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। MHC फॉर एवरी सेल इज यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक का अपना आइडेंटिटी होता है। इसीलिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना बेटा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमें बहुत खासा ध्यान रखना पड़ता है। टिश्यू की मैचिंग करना, डोनर का जो टिश्यू है उसकी सेल मैच करेगी कि नहीं मैच करेगी। हो सकता है कि वो फॉरेन सेल अब बहुत ही क्लोज रिलेटिव की हो, जेनेटिकली सिमिलर किसी आइडेंटिकल ट्विन की हो सकता है पेरेंट्स की हो, उसमें काफी सिमिलरिटी हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये मिसमैच जो MHC का होता है, इसके अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फेलियर के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फेलियर के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी होती है। ध्यान रखेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फेलियर में बहुत बड़ा रोल है इसका। जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बाहरी सेल की सरफेस के जो एंटीजन या बाहरी सेल की जो MHC होती है, उसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम इमीडिएट एक्शन होकर के एक्टिव होकर के उस बाहरी सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। इसलिए टिश्यू मैच करना, ब्लड ग्रुप मैच करना, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। और इतना ही नहीं, उस पेशेंट को जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उसको फिर हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी पड़ती है, हमें उसकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है, ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देना पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी को कहना पड़ता है बाबू रुक जाओ, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हें जिंदा रखने के लिए है, काहे एक्टिव हो रहे हो, काहे उतावले हो रहे हो भाई, तुम्हें जिंदा रखने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट किया, किडनी को खा जाओगे तुम? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। क्या करोगे? थोड़ी दिन तक शांत रहो, जब तक बॉडी के अंदर वो ऑर्गन पूरी तरह फंक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम शांत रहो। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी पड़ती है, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, नहीं तो इम्यूनिटी के एक्टिवेशन की वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल कर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन ही है जो हमारी बॉडी को ये पहचान देता है। ये जरूरी भी है हमारी बॉडी के लिए कि बाहरी सेल आए तो हमारी बॉडी को पता चल सके, तुरंत सिग्नल ऑन हो जाए, टे 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 टे, बारी आ गया, अलार्म बजा, हमारे इम्यून सिस्टम के लोग पहुंचे, उसे वहीं दबोच लिया, कहा भाई बस ये रुक जा,
रुक जा और अपने आदमियों से कह दे कि बंदूकें फेंक दें। बहुत ही कॉमन सा डायलॉग है, ये इनकी वजह से ही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे कहते हैं मेमोरी, मेमोरी जिसे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं, इसी मेमोरी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स कर पाता है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंडरी रेस्पॉन्स जिसे कहते हैं एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स, एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स, एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, और एन एमनेस्टिक का मतलब होता है नो लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब ये मेमोरी को बरकरार रखता है। तो जब भी कभी पैथोजन बॉडी में आता है तो बॉडी सबसे पहले उसके अगेंस्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स देती है और क्रिएट करती है एक मेमोरी, ताकि भविष्य में जब कभी पैथोजन आए, सेकंड एक्सपोजर जब उस पैथोजन का हो, तो बॉडी उसके अगेंस्ट और ताबड़तोड़ और खतरनाक रेस्पॉन्स दे। तो ये जो सेकंड रेस्पॉन्स होता है, कह रहे दूसरी बार जब हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो इनका रेस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ताकतवर होता है। इसी मेमोरी की वजह से, इसी मेमोरी की वजह से ही हम वैक्सीन के कंसेप्ट को डेवलप कर पाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन, वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन विच प्रॉपर्टी, तो आप बताओगे इट इज बेस्ड अपॉन मेमोरी। जो हम वैक्सीन देते हैं आपको, या आपको जो वैक्सीन दी जाती है, उसके पीछे जो कंसेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, जिस बेसिस पे या जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आपको ये दी जाती है, उसका नाम होता है मेमोरी। क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही एक्टिव हो जाती है, आपकी बॉडी में पहले से ही कुछ ऐसी सेल्स बना दी जाती हैं जो पैथोजन की जैसी ही कंपोनेंट, पैथोजन से लड़ने वाली बुलेट्स तैयार कर लेती है। फ्यूचर में अगर पैथोजन रियल में अगर आ जाए आपकी बॉडी में, मतलब यहाँ तो वैक्सीन दी जा रही है ना आर्टिफिशियली, लेकिन फ्यूचर में अगर पैथोजन का डायरेक्ट एक्सपोजर आपकी बॉडी से हो जाए तो आपकी बॉडी में पहले से ही कुछ बुलेट्स हैं और तुरंत कुछ बुलेट्स प्रोड्यूस करने वाली सेल ऑलरेडी जो पहले से तैयार बैठी हुई है कि पैथोजन आए और तुरंत उसको एनकाउंटर कर दिया जाए, वहां पे मेमोरी सेल्स बहुत काम आती है। तो आप देखिए हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडैप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, अडैप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। और इसके डेवलप होने के लिए पैथोजेनिक एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है। पैथोजेनिक एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शन और इट्स डेवलपमेंट। जब हम इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वहां पैथोजन के एक्सपोजर की कोई खास जरूरत नहीं है, वहां कोई जरूरत नहीं है इम्यूनिटी के फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इनके लिए पैथोजन को देखना बहुत जरूरी है, तभी वो मेमोरी बना पाते हैं। पैथोजन नहीं देखेंगे तो ये मेमोरी नहीं बनाएंगे। पैथोजन से कोई एक्सपोजर नहीं होगा तो ये इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी। मतलब इसे डेवलप कराने के लिए पैथोजन का होना, पैथोजन जैसे कंपोनेंट का होना, पैथोजन के टॉक्सिन का होना, पैथोजन के पार्ट्स का होना, उसके कपड़े का, खाली पैथोजन पूरा मत बेचिए, खाली पैथोजन के कपड़े भी डाल दो, तभी नहीं पता चल जाता कि पैथोजन कैसा होगा। किसी टेररिस्ट के घर पे जब छापा मारते हैं तो उसके कपड़े, उसका पासपोर्ट, उसकी आईडी देख के पता चल जाता है कि यहाँ कोई टेररिस्ट रुका हुआ है। वैसे ही यहाँ पे इसको वो दिखा दिया जाता है कि टेररिस्ट ऐसा होगा, टेररिस्ट वैसा होगा, टेररिस्ट टेढ़ा होगा, टेररिस्ट मेढ़ा होगा, जैसा भी होगा तुम देख लो, टेररिस्ट ऐसा होता है। मेमोरी बना लो, फ्यूचर में आएगा काट डालना, उसको फाड़ डालना, चीट डालना, एकदम निकाल देना बॉडी से। तो आप देखो कि 4 स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक से एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है। आगे चलते हैं और बताते हैं, थोड़ा और आपको बताते हैं इसी कहानी के बारे में। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बेटा जी, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स बताता हूं मैं आपको। कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स आते हैं। मेजर कंपोनेंट में तो यहाँ आती है आर्मी सेल, जिन्हें कहते हैं हम लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं? दे आर द मेन कंपोनेंट्स जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। एक होती है लिम्फोसाइट्स जो मेजर कंपोनेंट्स होती हैं, लेकिन इनके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दूसरे कंपोनेंट भी होते हैं जिन्हें कहते हैं एपीसीज। इन्हें कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इन्हें कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। तो लिम्फोसाइट्स एंड एपीसीज जिन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है, ये एपीसीज जो होती हैं, इन एपीसीज की मदद से सारा काम होगा, आगे बढ़ेगा। 2 कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट में आता है लिम्फोसाइट्स। कौन आती है? लिम्फोसाइट्स, आर्मी सेल्स, मिलिट्री सेल्स कहा जाता है, और एडिशनल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं, दीज आर, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं बॉडी के एंट्री पॉइंट्स पे पाए जाते हैं, चेक पॉइंट, जहां पे पैथोजन का चेक पोस्ट जिसे कहते हैं ना, नाका। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाला चेक पोस्ट होता है, वहां पे बैठे होते हैं पुलिस वाले। फिल्मों में दिखाता है कि हमारे फिल्म के जो कलाकार होते हैं बॉर्डर क्रॉस करते हैं जब, तो बॉर्डर क्रॉस करते समय उनका सामना होता है कुछ बॉर्डर के ऐसे जवानों से। वो ऐसे जवान होते हैं जो कि तुरंत सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोई पैथोजन, ये कोई टेररिस्ट हो सकता है, इसको तुरंत पकड़ो, इसको वहीं दबोच लो, पूछताछ करो, जानकारी लो कौन है ये। थोड़ा बहुत शक हो तो एक आध लपड़ लगाओ, कान के नीचे बजाओ, खुद ही उगल देगा। ऐसी सेल्स हैं ये पैथोजन को पकड़ती हैं, ये पैथोजन को 3rd डिग्री देती हैं, उसको 2-3 लाफे मारती हैं, पूछती है कौन है रे तू, बोल बता कहां से आया था। ये कहता है मैं कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है। ये कहते हैं कि भाई बता दे वरना तेरी एक उंगली काट लूंगा भी। ये ऐसे लोग हैं जो पैथोजन को क्या करते हैं, दीज आर द सेल्स व्हिच ट्रैप द पैथोजन। ये क्या करती है? दे ट्रैप द पैथोजन, ट्रैप द एंटीजन या पैथोजन, ट्रैप द पैथोजन एंड प्रोसेस देम, प्रोसेस देम। पहले ट्रैप करती हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग करती हैं, लाफे मारती हैं, और फिर एंड प्रेजेंट देम। जब ये पूरा यकीन हो जाता है, प्रेजेंट देम, जब यकीन 6.0 हो जाता है कि ये पैथोजन ही है, तो ऐसे में क्या कर देते हैं? द ट्रैप पैथोजन प्रोसेस देम एंड प्रेजेंट देम, प्रेजेंट द प्रोसेस्ड एंटीजेंस, प्रेजेंट द प्रोसेस्ड पैथोजेंस, जो प्रोसेस्ड पैथोजन है, द प्रोसेस्ड पैथोजन टू अ स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स या इम्यून सिस्टम, ऐसे लिख सकते हो आप, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स को ये प्रेजेंट कर देती हैं। लो भैया संभालो इनको, जो करना है करो, ये टेररिस्ट निकल चुके हैं, इनका फैसला अब आप करो। अब चाहे इनका एनकाउंटर कर दो, सजाए मौत मुकर्रर कर दो, इन्हें जेल कर दो, ये आपके ऊपर है। तो पहले पकड़ना, प्रोसेस करना, हड्डियां तोड़ना, जब पैथोजन की सारी हड्डियां टूट जाती हैं, वो डिजीज कॉज करने लायक नहीं रह जाता है, उसके बाद इनका फैसला किया जाता है। इनसे सारी बातें उगलवा करके इनका फैसला किया जाता है, फिर इन्हें किल किया जाएगा, जो भी करना है किया जाएगा। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आती हैं बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, दूसरी होती हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस होती हैं दूसरी, और तीसरी होती है जिन्हें हम कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती है बेटा जी? ये होती हैं डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं।
तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पैथोजन को ट्रैप करती है, उसे प्रोसेस करती है और प्रेजेंट कर देती है उसे इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल से फर्दर प्रोसेस। तो ये 3 एग्जांपल्स है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के, एग्जांपल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की तो इन्हें हम कहते हैं आर्मी सेल्स, इन्हें हम अपनी बॉडी में आर्मी सेल्स कहते हैं। और ये जो आर्मी सेल्स होती है बेटा जी, ये लिम्फोसाइट्स आर्मी सेल्स जो होती है 2 टाइप की होती है, इसमें भी 2 टाइप की सेल्स होती है हमारे पास। एक होती है जिसे कहते हैं बी सेल्स, जिन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बी सेल्स कहते हैं। थोड़ा बहुत आपको जानकारी पहले से भी होगी इनके बारे में, ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी थोड़ा बहुत नाम आया था इनका। टी सेल्स या इन्हें कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी सेल्स एंड टी सेल्स ये 2 तरह की सेल्स होती है। तो ये जो 2 तरह की सेल्स, 2 प्रकार की सेल्स होती है, इनमें से टी सेल्स जो होती है, इनमें से टी सेल्स प्रोवाइड करती हैं, दे प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी सेल्स प्रोवाइड करती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसे कहते हैं सीएमआई। क्या कहते हैं? सीएमआई कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, दे प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये प्रोवाइड करती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये प्रोवाइड करती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या इसी को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब याद रखेंगे दे डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इसलिए इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। अब आप कहोगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी तो ठीक बात है, ह्यूमोरल का क्या मतलब होता है? इसे हम एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक बात है, लेकिन इसमें ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है? तो आप ये जान लो बेटा जी कि ह्यूमर का मतलब होता है, ह्यूमर का मतलब होता है बेटा बॉडी फ्लूइड। क्या होता है? बॉडी फ्लूइड। एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमेशा बॉडी फ्लूइड में पाई जाती है, एक ऐसी इम्यूनिटी जो ब्लड या लिम्फ में, हमारे बॉडी के जो सबसे मेन फ्लूइड है वो है ब्लड और लिम्फ, ये हमेशा उस ब्लड और लिम्फ में पाई जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। तो ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड में सबसे कॉमन है ब्लड एंड लिम्फ। जो मेन बॉडी फ्लूइड कहे जाते हैं ब्लड और लिम्फ, ये उसी में पाया जाता है। तो आप देखेंगे हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके मेजर कंपोनेंट आर्मी सेल्स आती है, लिम्फोसाइट्स, और दूसरा आता है एपीसीज। एपीसीज का काम है पैथोजन को ट्रैप करना और उसे किसी और को दे देना, मतलब पहले प्रोसेस करना और फिर किसी और को प्रेजेंट कर देना। ये सेल्स जो होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं, आर्मी सेल की तरह काम प्रोवाइड करती है, एक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है और एक मीडिएटर सेल की तरह काम करती है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी समझाता हूं। कहानी कुछ यूं है कि जो हमारी बोन मैरो होती है, ऐसे समझ लो पहले आप तो, ये जो बोन मैरो, जैसे मान लो ये कोई लॉन्ग बोन है और इस लॉन्ग बोन के पास होते हैं रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, इसके अंदर बोन मैरो पाई जाती है। ये मान लो लॉन्ग बोन है और इसके अंदर बोन मैरो टिश्यू प्रेजेंट है, जहां पे पाई जाती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या होती हैं? प्लूरीपोटेंट। इन्हें कहते हैं हीमोपोइएटिक, इन्हें कहते हैं हीमोपोइएटिक स्टेम सेल्स। दीज आर कॉल्ड हीमो मतलब ब्लड, पोइटिक मींस प्रोडक्शन करने वाली। तो यहां से हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो लिम्फॉइड सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं, लिम्फॉइड सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं, इमैच्योर लिम्फॉइड सेल्स बनाती हैं, इमैच्योर लिम्फॉइड सेल्स बनाती हैं। उन इमैच्योर लिम्फॉइड सेल्स को कहते हैं इमैच्योर लिम्फॉइड सेल्स बनाती हैं, जिन्हें कहते हैं इमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स। और दूसरी होती है जिसे कहते हैं इमैच्योर टी सेल्स। क्या कहते हैं? इमैच्योर बी एंड इमैच्योर टी सेल्स होती हैं। और तीसरा कंपोनेंट एक और आप चाहो तो लिख सकते हो, इसी से ड्राइव होती है आपकी एनके सेल्स भी। बस फर्क इतना है कि जो एनके सेल्स मैंने आपको बताया था, जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, इसका काम करने का तरीका टी सेल जैसा होता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। एनके सेल बनती उन्हीं सेल्स है जिससे बी और टी सेल बनी है, बस एनके सेल्स का जो फंक्शन है वो नॉन स्पेसिफिक मैनर में होता है, बाकी ये दोनों स्पेसिफिक इम्यूनिटी के पार्ट है। इमैच्योर टी सेल्स जो होती है, इनका फाइनल मैच्योरेशन, दीज सेल्स माइग्रेट वाया ब्लड, ये ब्लड से माइग्रेट करते हुए जाती हैं टुवर्ड्स द थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड, जहां पे ये मैच्योर होती हैं, where they get maturation, they are matured here। तो टी लिम्फोसाइट में टर्म टी स्टैंड्स फॉर थाइमस ग्लैंड, जिसे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। याद रखेंगे थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन होता है। इमैच्योर बी सेल्स मैच्योर इन बोन मैरो इटसेल्फ, बोन मैरो मतलब इनका प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों ही बोन मैरो में ही होता है, बोन मैरो में ही ये प्रोड्यूस भी होती है, मैच्योर भी होती है। तो बी सेल्स का जो मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में ही होता है, टी सेल्स का मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। टर्म टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, लेकिन याद रखेंगे एक और टर्म यहां पे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म बी स्टैंड्स फॉर, बी लिम्फोसाइट्स में जो बी है दैट स्टैंड्स फॉर, तो आप बताओगे ये बी जो होता है इसका मतलब होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस होता है ये, जो कि बर्ड्स में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर बर्ड्स की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इन बर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये कहानी में कि यहाँ पे जो बी टर्म है उसका मतलब कहीं बोन मैरो तो नहीं। आप ध्यान रखोगे ह्यूमन के केस में नो डाउट, ह्यूमन के केस में बी सेल्स का मैच्योरेशन फॉर्मेशन दोनों बोन मैरो में होता है, लेकिन बी टर्म जो आया है वो बेसिकली बर्सा फैब्रिकस, बर्ड्स में पाया जाता है। उस बी का मतलब बर्सा फैब्रिकस होता है, लेकिन टी का मतलब थाइमस ग्लैंड। थाइमस में ही इसको डिस्कवर किया गया था, सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया गया था, तो टी फॉर थाइमस। बट बी सेल्स को खोजा गया था बर्ड्स की लार्ज इंटेस्टाइन में, इसलिए उसका नाम बी फॉर बर्सा रखा गया। ह्यूमन में इसका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है, बर्ड्स में बोन मैरो नहीं होती। तो बर्ड्स में बी लिम्फोसाइट्स बर्सा फैब्रिकस में मैच्योर होती है, पहली बार वहीं डिस्कवर हुई थी, इसलिए नाम रखा बर्सा फैब्रिकस। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान रखेंगे। और मैंने क्या बताया, मैंने कहा बी सेल जो प्रोवाइड करती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसे प्रोवाइड करती है मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ये कैसे प्रोवाइड करती है इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, किस तरीके से ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एएमआई प्रोवाइड करता है। हेडिंग लिखेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात होगी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे हम एएमआई कहते हैं, एएमआई कहते हैं, जो बी सेल्स से मिलती है। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से एकदम मन लगा करके, बहुत दिल लगा करके सुनेंगे, एक एक बात को समझेंगे। मैंने कहा ये हमारी बॉडी में ये हमारी सेल है, इसको हमने नाम दे दिया बी सेल। क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया बी सेल्स, बी सेल नाम दे दिया। अब मैं कह रहा हूं कि कोई एंटीजन आया, कोई दुश्मन हमारे घर में प्रवेश करता है। ये रहा कोई दुश्मन, ये रहा कोई दुश्मन, ये रहा कोई दुश्मन आया, ये कोई दुश्मन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं एंटीजन। क्या कह रहे हैं इसको? इसको कह रहे हैं एंटीजन।
ये है बी सेल और ये रहा कोई दुश्मन, कोई एंटीजन। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है। आप याद रखो, एंटीजन का मतलब ही होता है, इस नाम से ही आप मतलब निकाल सकते हो, एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, एंटी का मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी होता है, और जेन का मतलब होता है जनरेटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी जनरेशन या प्रोडक्शन। तो कोई भी फैक्टर जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है उसे कहते हैं एंटीजन। कोई भी फैक्टर जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है उसे कहते हैं एंटीजन। तो जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में आता है, जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में आता है, बी सेल्स का एक्सपोजर उनसे होता है, ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, ये प्रोलिफरेट करती हैं, ये डिवाइड करती हैं, ये प्रोलिफरेट करती हैं, डिवाइड करती हैं और दो टाइप की सेल्स बनाती हैं। एक जिसे कहते हैं प्लाज्मा बी सेल, एक होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा बी सेल, और दूसरी होती है जिसे कहते हैं मेमोरी बी सेल। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मेमोरी बी सेल्स होगी, ये हमेशा सेकेंडरी एक्सपोजर के लिए एक्टिवेट होगी, ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स में एक्टिवेट होगी। तो ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स हमारे वर्टिब्रेट्स के केस में एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स कहा जाता है, इसी को कहते हैं एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। तो एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स लेता है ये मेमोरी बी सेल, और प्लाज्मा सेल्स इमीडिएटली स्टार्ट करती है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज जो कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि फाइट करती हैं, फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस। तो क्या करती हैं ये जो प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं, जैसे ही एक्टिवेट होंगी, ये प्लाज्मा बी सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होंगी, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ढेर सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या इन्हें कहते हैं ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं हम एंटीबॉडीज। ये देखो, ये प्रोटीन इस फैक्ट्री से बनना शुरू हो जाता है, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। अब ये प्लाज्मा बी सेल एक फैक्ट्री की तरह काम करती है जो कई सारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। देखो, ये कई सारे वाई शेप इसका होता नहीं है, बट दिखने में इसका, अगर आप स्ट्रक्चर प्रोटीन की स्टडी साइंटिस्ट ने करी तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो हमें इसके स्ट्रक्चर को अज्यूम करना होगा, इसका कार्टून स्ट्रक्चर अज्यूम करना होगा कि ये वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है। इन्हीं को कहते हैं एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं? इन्हीं बॉडीज को कहते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस। तो जब कभी कोई एंटीजन बॉडी में आता है, एक्टिवेशन करता है बी सेल और मेमोरी सेल का, मेमोरी सेल फ्यूचर में सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए होंगे, सेकंड एक्सपोजर या फ्यूचर एक्सपोजर के लिए रेडी रहेंगे, फ्यूचर एक्सपोजर में एक्टिव होंगे। और ये जो सेल्स होती है ये इमीडिएट प्रोडक्शन करती हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी व्हिच फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस, इमीडिएट एक्शन करती हैं। और इसी में एक और छोटी सी बात मैं आपको यहीं पे ऐड करवा देता हूं, थोड़ा सा और इसी को और स्पेसिफाई करवा देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। मैंने अभी बताया आपको एंटीजन के बारे में जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। एंटीजन जो कि एंटीबॉडी जनरेटिंग फैक्टर्स हैं, दैट फैक्टर्स व्हिच प्रमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। किसी भी बॉडी में जाते ही जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं उसी को कहते हैं एंटीजेंस, उसी को एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन इज एनी फैक्टर व्हिच कैन प्रोड्यूस या इनिशिएट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इट मे बी एनी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कोई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो सकती है, या कोई शुगर या पॉलीसैकेराइड हो सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि खाली एंटीजन खाली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन अपने दिमाग से इन सब छोटी छोटी कंफ्यूजन को निकाल दें। ये कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई पॉलीसैकेराइड हो सकता है, कोई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो सकती है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, जिसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह रहे हैं, कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन या कोई लाइपोप्रोटीन हो सकती है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब कोई प्रोटीन जिसके साथ लिपिड या शुगर भी जुड़ी हो सकती है। तो कह रहे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं एंटीजन जो बॉडी में आते हैं, जो बाहर से आकर के बॉडी में अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। किसी भी एंटीजन की सरफेस पे बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जैसे मान लो अगर इसे कहें ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन की सरफेस पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। आप देखो, ये आपको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एंटीजन की सरफेस पे आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे जिन्हें कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। इन्हें हम एपिटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम एपिटोप्स कहते हैं। इन्हें हम टोपी, ये एंटीजन के ऊपर बैठी हुई टोपी है जो कई सारे टाइप की हो सकती है, वाइड रेंज है इनकी। कह रहे एंटीजन की अपनी पहचान होती है, इन्हीं से इन्हें पहचाना जाता है कि दीज आर एंटीजेंस फॉरेन कंपोनेंट, जो बॉडी में आएंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ये इनिशिएट करेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। तो एनी एंटीजन इज अ फॉरेन मॉलिक्यूल, एनी एंटीजन इज अ फॉरेन मॉलिक्यूल, एंटीजन इज अ फॉरेन मॉलिक्यूल, कोई भी बाहरी मॉलिक्यूल है ये, एनी फॉरेन मॉलिक्यूल व्हिच have many antigenic determinants called एपिटोप्स। क्या कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को? एपिटोप्स कहते हैं। तो बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इन्हें कह रहे हैं एपिटोप, मतलब मल्टीपल टाइप के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। एपिटोप, ईपी मींस ऊपर, टोप मतलब टोपी। तो एंटीजन के ऊपर जो टोपी लगी हुई है, जिससे उसकी पहचान, जिससे उसकी आइडेंटिटी, उसको कहते हैं एपिटोप, ऊपर लगी हुई टोपी। तो कोई भी एंटीजन इसी से पहचाना जाता है। जब हमारी बॉडी में ये आता है, हमारी एंटीबॉडी उसको इसी जगह, इसी एपिटोप से पहचानती है और इसको बांधने की कोशिश करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है। मतलब एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई दीज एपिटोप्स। पूरे एंटीजन को पहचानने से बढ़िया है कि खाली उसके एपिटोप को पहचानने के लिए एक ऐसा पार्ट जिसकी मदद से ये पता चल सके कि ये बाहरी है, ये अपना नहीं है, वो होता है एपिटोप। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। एंटीबॉडीज recognize and bind with epitopes of antigens, तो किसी भी एंटीजन को स्टॉप करने के लिए एंटीबॉडी अपने स्ट्रक्चर में इसी एंटीबॉडी के एंटीजन के इसी साइट को आइडेंटिफाई करती है, इसे एपिटोप कहते हैं। तो हमें अगर किसी एंटीजन को स्टॉप करना है, हमारी एंटीबॉडी को किसी एंटीजन को स्टॉप करना है, एपिटोप को आइडेंटिफाई करती है और जाकर के उससे जुड़ जाती है और उसको स्टॉप करती है, एंटीजन की एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करती है, इनहिबिट करने की कोशिश करती है। और एंटीबॉडी बनती कैसे है? देखो, जैसे एंटीजन आया, एक्टिवेशन हुई बी सेल की, बी सेल ने प्लाज्मा सेल बनाई, और ये जो प्लाज्मा सेल जो होती है यही प्रोड्यूस करती है, यही प्लाज्मा सेल होती है जो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। इमीडिएट एक्शन में आती है मेमोरी सेल फ्यूचर के लिए, सेकंड एक्सपोजर के लिए।
और जैसे मैंने कहा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दिखने में वाई जैसा मॉलिक्यूल अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, अगला हेडिंग हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एक सिंगल एंटीबॉडी मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, मोनोमर फॉर्म की बात कर रहे हैं, वैसे ये पॉलीमराइज भी होता है, इसके पॉलीमर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन किसी सिंपलेस्ट एंटीबॉडी की बात करें तो ये मोनोमेरिक यूनिट एंटीबॉडी की जो होती है ये 2 पॉलीपेप्टाइड की हेवी, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती है। और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इसमें 2 हेवी चेन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, 2 हेवी चेन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स आर प्रेजेंट जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। बहुत ही आसानी से आप याद रख लेंगे, हेवी का मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट इज मोर, और जो लाइट चेन है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका ये लो होता है। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है जिसमें 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन होती हैं। देखने में ये कैसे दिखते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप समझेंगे। बहुत ही आसान और बेहतरीन डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे जो कि बहुत ही सिंपल होगा। ये देखें, हम इसको वाई शेप का इमेजिन करेंगे जो एक्चुअल में वाई नहीं होता, लेकिन हमें इसे इमेजिन कर लेना है। ये एक्चुअल में वाई नहीं होता लेकिन हम इसे इमेजिन करेंगे कि ये वाई शेप का ही है। तो ये देखें आप, ये देखें आप देखें, देखते जाएं आपकी ये किस तरीके से हम वाई शेप एग्जैक्टली नहीं है लेकिन इसे हम अज्यूम करेंगे कि ये वाई शेप का होता है। तो ये वाई हो गया हमारा दिखने में वाई जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा टाड़ा माड़ा हुआ, थोड़ा आड़ा माड़ा हो गया ना, कोई नहीं फिर से बना लेंगे, तो अपने हाथ में ही है, ये तो अपने हाथ में है, इसको हम थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। आजा भाई, देखो जरा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ चलो चल जाएगा काम, इतने से चल जाएगा। देखो अगर ये वाई शेप जो दिख रहा है अभी एक पूरा मॉलिक्यूल नहीं बना, ये अभी वाई का हेवी चेन बनाया, अभी केवल हमने वाई का हेवी चेन बनाया। अब लाइट चेन भी इसके साथ साथ लगा देते हैं, लाइट चेन भी लगा देते हैं। ये रही लाइट चेन 1 और ये रही लाइट चेन नंबर 2। तो 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन मिल गया, एक वाई शेप का मॉलिक्यूल बन गया। ये बन गया, इसमें आप लेबलिंग भी चाहो तो आप शुरू कर सकते हो, लेबलिंग भी कर सकते हो। ये हम कहेंगे एल चेन, इसको कहेंगे एल चेन, एल मतलब लाइट चेन। और जे वाली जो है ये दिख रही है, ये जो बड़ी वाली दिख रही है इसे कहेंगे एच चेन, जिसको हेवी चेन कहेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा हमने कि जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बना होता है, ये अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है, जो बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है। और जब पॉलीपेप्टाइड की बात आती है तो याद होगा आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताया था कि जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हो, एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर इमेजिन करते हो किसी भी प्रोटीन में, तो लीनियर चेन में एक एंड जो होता है उसे कहते हैं एन टर्मिनल। क्या कहते हैं? एन टर्मिनल। ये एन टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है फ्री अमाइनो ग्रुप को, जो अमाइनो एसिड में फर्स्ट अमाइनो एसिड होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, फ्री अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। और जो लास्ट एंड पे आपको दिखाई देता है ये सी टर्मिनल होता है, और सी टर्मिनल ये प्रूव करता है कि ये प्रोटीन का सी टर्मिनल फ्री COOH ग्रुप है, फ्री COOH ग्रुप है, जो बताता है कि मैं लास्ट अमाइनो एसिड हूं। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां दिखाई देगा। किसी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में एक एंड पे आपको एन टर्मिनल मिलेगा। ये एन टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट अमाइनो एसिड को, और सी टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमाइनो एसिड को। मतलब ये COO माइनस को प्रेजेंट कर रहा है और ये NH3 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फर्स्ट अमाइनो एसिड और लास्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर में आपको 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन मिलेंगे, और इसी हेवी और लाइट चेन के बीच में, जैसे मैंने कहा, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, तो इनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनती है। जहां सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होंगी, जैसे सिस्टीन या मेथियोनिन होगी, वहां पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाता है, मोस्ट कॉमनली सिस्टीन वाली जगह पे। तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज आप याद कर सकते हो, डाइसल्फाइड लिंकेजेस यहां पाई जाती हैं। आप देखोगे ये है लाइट चेन के अंदर, लाइट चेन में डाइसल्फाइड लिंकेज, ये डाइसल्फाइड लिंकेज 2 इधर हेवी चेन में, 2 इधर हेवी चेन में और 2 इधर हेवी चेन में। ये केवल हेवी या लाइट चेन की बात कर रहा हूं मैं, इंट्रा हेवी इंट्रा लाइट। आप देख सकते हो ये सारे के सारे, ये केवल हेवी चेन की डाइसल्फाइड है। ये डाइसल्फाइड केवल और केवल एक हेवी चेन की है, ये एक हेवी चेन की है। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं इधर, तो ये होती है लाइट चेन में, ये डाइसल्फाइड लिंकेज पाई जाती है, तो इनको हम डाइसल्फाइड कहते हैं। इसके अलावा कोई और खास चीज आपको देखने को मिलेगी, इसमें डाइसल्फाइड लाइट और हेवी के बीच में भी होते हैं इंटर हेवी और इंटर लाइट टू हेवी। आपको डाइसल्फाइड आपको यहां भी मिल जाएंगे, एक हेवी और दूसरे हेवी के बीच में भी। ये 2 डाइसल्फाइड यहां भी मिल जाएंगे और एक डाइसल्फाइड यहां मिलेगा और एक डाइसल्फाइड यहां। ये टोटल डाइसल्फाइड का नंबर आप 16 काउंट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड कितने होंगे? 16। आप देख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हेवी में अलग अलग, एक हेवी में 4, दूसरे हेवी में 4, फिर एक लाइट में 2, एक लाइट में 2, मतलब ये 4 हो गए, तो 4 4 8 और 4 12 हो गए। अब बचे कितने? अब बचा लाइट टू हेवी, एक लाइट टू हेवी 2, कितने हो गए? 12 + 2 14, और यहां पे आ गए हेवी प्लस हेवी में भी, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो टोटल 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस पाए जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं एक सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म में। किसमें? एक सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म में 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया, इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, देखने में वाई शेप जैसा इसका कार्टून आपको दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ एन टर्मिनल एक तरफ सी टर्मिनल है, इधर लाइट चेन है इधर हेवी चेन है, और इन सब के बीच में 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस एक वाई मॉलिक्यूल में होते हैं। ठीक है, अभी ये तो बस इतना हो गया। इसके अलावा देखें, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखते हो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल एरिया होता है, किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल एरिया होता है, अगर हम उसकी बात करें
हम एंटीबॉडी के फंक्शनल एरिया की बात करें, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये मान लो कोई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, जैसे किसी चाबी में किसी की से कंपेयर करो, किसी चाबी से कंपेयर करो, जैसे किसी चाबी में, जैसे किसी की में उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है जो किसी ताले में अपने आप को फिट करता है, ये देखो यार, ये हिस्सा किसी भी चाबी में, ये हिस्सा किसी भी चाबी में कैसा भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। चाबी का ये पिछला हिस्सा कभी भी फर्क नहीं करता, हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है चाबी का ये हिस्सा, की का ये हिस्सा जो ताले में फिट होता है, जो ताले में फिट होता है, इंटरैक्ट विद लॉक, जो ताले में फिट होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चाबी में। बिल्कुल वैसे ही किसी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर ध्यान से देखें, किसी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर एक साइट होती है, इसे कहते हैं वेरिएबल साइट। दो एंटीबॉडी जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडी होते हैं, उनमें जो आपस में डिफरेंस होता है उसमें इसी साइट का डिफरेंस होता है, और यही साइट होती है जो एंटीजन से इंटरैक्ट करती है। एंटीजन से इंटरैक्ट करने में जो साइट पार्टिसिपेट करती है, इसी को कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो कि यहां पे पाई जाती है, इसे कहते हैं वेरिएबल रीजन। आप देखो ध्यान रखना, किसी भी एंटीबॉडी के लिए ये वेरिएबल रीजन कहा जाता है। वेरिएबल रीजन मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन, हर एंटीबॉडी का अपना वेरिएबल रीजन होता है, और इसी वेरिएबल रीजन में एक लाइट चेन और एक हेवी चेन पार्टिसिपेट करती है, जो बनाती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बनाती है? ये बनाती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ताले के अंदर फिट होने वाली साइट चाबी में इधर है, उसी तरह से एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में भी एंटीजन से इंटरैक्ट करने वाली साइट जो होती है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसी को कहते हैं FAB। FAB का मतलब होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट फ्रैगमेंट, इसे फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं, FAB कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट कहते हैं, मतलब जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में आता है, जैसे मान लो कि ये कोई एंटीजन आया, बॉडी में आया, ये है एंटीजन, और इस एंटीजन के पास अपनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, मैंने अभी आपको बताया था एंटीजन के पास अपनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट होती है, जिसे कहते हैं एपिटोप। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटीजन का एपिटोप। बड़ा बदमाश है, देखो आड़े टेढ़े चाकू जैसा, खंजर जैसा स्ट्रक्चर लेकर के आया है, ये जो होस्ट की बॉडी में अंदर अतड़ियों को फाड़ देने वाला स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये है एपिटोप। क्या कहता हूं मैं इसको? इसे कह सकता हूं मैं एंटीजन डिटर्मिनेंट, जिसे कहा जाता है एपिटोप। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसे एपिटोप कहते हैं, एंटीजन के ऊपर की टोपी कहते हैं, एपिटोप कहते हैं। और ये एपिटोप जो होता है, यही एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है बेटा जी? ये किससे बाइंड करता है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। अब आप देखोगे, ये रहा एंटीबॉडी, हेवी और लाइट रीजन रहे एंटीबॉडी के। इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में आप देखो, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वो हिस्सा है जो एंटीजन के साथ जाकर के फिट होता है, और एंटीजन के काम करने को ये एंटीजन के साथ बांध जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ये हमारी एंटीबॉडी है, ये देखो, मैंने कहा ये हमारी एंटीबॉडी, और ये एंटीजन के साथ जाकर के फिट हो जाती है, ये देखो, जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी। तो हमारी एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होती है, वो एंटीजन से कुछ इसी तरीके से जाकर के जुड़ती है, कुछ इसी तरह से जुड़ती है, और एंटीजन की एक्टिविटी को इसी तरह से स्टॉप करती है। एंटीजन के पास अपना स्ट्रक्चर होता है, जिसे एपिटोप कहते हैं, तो एंटीबॉडी के पास अपना स्ट्रक्चर होता है, जिसे एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसी को पैराटोप कहा जाता है। एंटीबॉडी का पार्ट होता है, इसे कहते हैं पैराटोप। तो पैराटोप एंटीबॉडी में पाया जाता है, और एपिटोप जो होता है वो एंटीजन का पार्ट होता है। ये चीज बताने के लिए मैंने आपको ये सारी बात बताई। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको आसानी से पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये है एंटीजन, इस एंटीजन के पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये है एपिटोप, ये रही मेरी एंटीबॉडी, इसके पास ये देखो, ये है लाइट चेन, ये है हेवी चेन, ये है एंटीजन एपिटोप। तो मैंने कहा ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। जैसे ही एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी इस एपिटोप को, ये एपिटोप जो एंटीजन का है, एंटीबॉडी उसको ऐसे ही उसके साथ बाइंड कर जाएगा। एंटीजन को स्टॉप करने के लिए, एंटीजन की गर्दन को तोड़ने के लिए यहाँ पे एंटीबॉडी ने उस एंटीजन की गर्दन को धर दबोचा है। उस एंटीजन के पास क्या है? एपिटोप। एंटीबॉडी के पास है पैराटोप। तो ये रहा पैराटोप, ये रहा एपिटोप, ये रहा। तो एंटीबॉडी का पार्ट है पैराटोप, जो एंटीजन से बाइंड करता है, बाइंड्स विद एपिटोप ऑफ एंटीजन। तो इस कहानी से आप ये समझ सकते हो कि किसी भी एंटीबॉडी के पास अपना पैराटोप होता है। नॉर्मली इन अ मोनोमर ऑफ एंटीबॉडी टू पैराटोप्स आर प्रेजेंट। तो ये है कहानी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की। ये है कहानी कि एंटीबॉडी वो मॉलिक्यूल है जो एंटीजन की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए हमारी सेल्स बनाती हैं। ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल जैसा दिखता है। साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए वाई शेप का स्ट्रक्चर, इसका मॉडल दिया, और ये जो वाई शेप का मॉडल है एंटीबॉडी, इसमें आपको दिखाई देता है एंटीजन से बाइंड करने की साइड, जिसे वेरिएबल रीजन कहा जाता है, जिसमें आधा लाइट और हेवी चेन दोनों इन्वॉल्व है। एक तरफ लाइट चेन है, एक तरफ हेवी चेन, इसे हम कह रहे हैं फ्रैगमेंट, जो कि एंटीजन से बाइंड करता है। इसे पैराटोप भी कहा जाता है। तो ये पैराटोप वो साइट है जहां से एपिटोप से ये फिट होता है। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में दो पैराटोप्स होते हैं, एक इधर, मतलब एक एंटीबॉडी दो जगहों से एंटीजन से लड़ सकता है। जैसे हमारे दो हाथ हैं, हम इधर और इधर दोनों हाथों से अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, वैसे एंटीबॉडी के पास भी ऐसे दो हाथ होते हैं जो पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी रखते हैं। अब आती है हमारी बॉडी में किस तरह के एंटीबॉडीज टोटल पाए जाते हैं। आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबॉडी जो होती है हमारी बॉडी में, मेनली उसमें 5 कैटेगरी है, जिसमें से सबसे ज्यादा होता है IgG टाइप, जो स्मॉलेस्ट इन साइज बट मैक्सिमम इन नंबर होता है। तो आप अगला टॉपिक लिख सकते हो, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हेडिंग लिख सकते हैं हम, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उसमें सबसे पहला टाइप है बेटा जी, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, जो सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% होता है हमारी बॉडी में।
75 to 80% एंटीबॉडी आईजीजी होती है, जो कि मोनोमेरिक यूनिट होता है, मोनोमर होता है, और इसीलिए इसमें 2 पैराटोप्स पाए जाते हैं। 2 पैराटोप्स पाए जाते हैं। ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, और कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये मदर से प्लेसेंटा में क्रॉस भी कर सकता है, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, मदर बॉडी से फीटस में चला जाता है, इसलिए ये मदर से बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसका नाम है आईजीजी, जो कि सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाने वाला एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाया जाता है, ये इसका नाम होता है आईजीजी। सेकंड आता है, इसके बाद जो नंबर वाइज आता है वो आता है आईजीए, ये होता है लगभग 10 से 15%। डाईमेरिक फॉर्म में होता है, 2 यूनिट्स पाई जाती हैं, डाईमेरिक फॉर्म में होता है, और इसमें डाईमर है तो 4 पैराटोप्स पाए जाते हैं, 4 पैराटोप्स पाए जाते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली हमारे सलाइवा में पाया जाता है, ईयर्स में पाया जाता है, और मदर मिल्क में पाया जाता है। मतलब ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा, बड़े साइज का है ये, तो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा, मदर मिल्क में पाया जाता है। याद रखेंगे मदर मिल्क कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी के सीक्रेशन में अगर कोई पूछे आपसे कि बॉडी के सीक्रेशंस में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो बताओगे आईजीए नाम की एंटीबॉडी होती है, जो बॉडी के सीक्रेशन में पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए 10 to 15% होती है। तीसरे नंबर पे आता है परसेंट वाइज आईजीएम, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारी बॉडी में। साइज में ये लार्जेस्ट होता है, बट अमाउंट में ये लगभग 5 to 8% होता है, बट लार्जेस्ट इन साइज है। मैग्मा याद रखेंगे, सबसे बड़ा मैग्ना फॉर्म है ये, सबसे बड़ा फॉर्म है ये, लार्जेस्ट फॉर्म होता है, पेंटामेरिक फॉर्म में होता है, और इसी वजह से पेंटामेरिक फॉर्म, आप समझो मोनोमेरिक है तो 2 पैराटोप, डाईमेरिक है तो 4 पैराटोप, ये 5 वाई यूनिट्स में पाई जाती है, वाई शेप के 5 मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो ये एक सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से 5 इम्यूनोग्लोबुलिन आपस में जुड़ी हुई हैं, 5 मॉलिक्यूल आपस में इम्यूनोग्लोबुलिन के जुड़े हुए हैं। देखो, एक, ये दुई, ये दुई, ये तीन, ये तीन, ये 4, और ये रहा 5। तो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन पेंटामेरिक फॉर्म में आपको दिखाई देगा, पेंटामेरिक फॉर्म है इसका, ये काफी एफिशिएंटली फाइट करता है पैथोजन से, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इसमें 10 पैराटोप्स पाए जाते हैं, 10 पैराटोप्स पाए जाते हैं। और ये पहली ऐसी एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी में फॉर्म होती है, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन या प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। पहली एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है इन फीटल लाइफ, जब फीटल लाइफ चल रही होती है, तो कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है, वो होती है ये आईजीएम। लार्जेस्ट होती है, 10 पैराटोप्स पाए जाते हैं, बहुत ही एफिशिएंट होती है। इसके 5, जैसे हमारे 2 हाथ हैं ऐसे, इसके 10 हाथ होते हैं, ये हर दिशाओं से पैथोजन से लड़ रहा है, कई वैरायटी के पैथोजन से लड़ सकता है। वेरी एफिशिएंट, अमाउंट में 5 से 8% होता है। इसके बाद आते हैं जो बहुत कम अमाउंट में है, आईजीई होता है एक, आईजीडी होता है एक, और आईजीई होता है, ये बहुत कम होते हैं, लेस देन 1%। ये बहुत कम होते हैं हमारी बॉडी में, लेस देन 1% होता है आईजीडी, और लेस देन होता है लेस देन 1% आईजीई। आईजीडी क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, क्या करता है ये, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। बहुत कम नंबर में होते हैं जो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स करती हैं ताकि वो और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, ये केवल एक्टिवेटर का काम करती हैं। और आईजीई रिलेटेड टू एलर्जिक रेस्पॉन्स, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एलर्जी पढ़ाऊंगा बताऊंगा, बस आप यहां पे इतना मेंशन कर लें, रिलेटेड टू एलर्जिक रेस्पॉन्स, एलर्जिक रेस्पॉन्स से इसको रिलेट कर लें बस। तो एनसीईआरटी में जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा हम पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आप देखोगे पीवाईक्यूज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो थोड़े यहां से बाहर है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से थोड़े बाहर के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज बताई, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया। चाहे आप देखोगे बहुत ही ऐसी चीजें कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, कोलोस्ट्रम भी मिल्क में पढ़ा हुआ है आपने, इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूरी है, नंबर और परसेंटेज, ताकि आप जान सको कि कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम होता है, इसके लिए सीक्वेंस में ही आपको बताया। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ये एनसीईआरटी में गिवन है, आप इस स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हो। रह गई एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की बात तो आपने प्रोटीन में पढ़ाई है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाई है। तो यहां तक की जो बात हमारी होती है वो बताती है एंटीबॉडी के टाइप्स और उनसे रिलेटेड फंक्शन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट्स की मदद से हमें मिलती है, टी लिम्फोसाइट्स की मदद से मिलती है, आप याद रखोगे ये एसोसिएटेड है टी सेल्स से। और टी सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप की हो सकती है, वैसे तो 4 कैटेगरी इनमें होती है, इनमें 4 कैटेगरी आप लिख सकते हो, इनकी 4 कैटेगरीज को आप लिख सकते हो, फटाफट से इसको लिख लेते हैं। एक होती है जिसे कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, ये किसी को मारती नहीं है, ध्यान रखेंगे, नाम है हेल्पर तो ये हेल्प करती है। ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट्स इधर बी सेल, या तो ये बी सेल को एक्टिवेट करती है या फिर किलर टी सेल को एक्टिवेट करती है। किसको एक्टिवेट करती है, किलर टी सेल्स को एक्टिवेट करती है। और वहीं हम बात करते हैं दूसरा, एक है जिसे किलर टी सेल कहते हैं, इसी को कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। ये बिल्कुल एनके सेल की तरह परफोरिन्स प्रोड्यूस करती है, होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, इसे कहते हैं परफोरिन्स, होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स। ये जैसे नेचुरल किलर सेल्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी होती हैं, ये होल फॉर्म कर देती हैं, पैथोजन को किल करने के लिए उसको पहले होल्स बनाती हैं और पैथोजन के सेल्स को बर्स्ट कर देती हैं। तो ये नेचुरल किलर सेल की तरह ही है, बस ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देती हैं। तीसरी सेल होती है जिसे कहते हैं मेमोरी सेल, और मेमोरी सेल का मतलब होता है ये सेकंड रेस्पॉन्स के लिए होती है, सेकंड रेस्पॉन्स या फ्यूचर एक्सपोजर के टाइम पे एक्टिव होती है, फॉर फ्यूचर एक्सपोजर, मतलब जब पैथोजन का दूसरा एक्सपोजर होगा तो उस टाइम पे ये मेमोरी सेल काम करती है। और लास्ट में आती है सप्रेसर टी सेल, कौन सी आती है, सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल्स आती हैं, ये वो टी सेल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं द नंबर ऑफ, कंट्रोल और इनहिबिट, ये देखो इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ बी और टी, या ऐसे लिख लें अदर टाइप्स ऑफ टी सेल्स, ये प्रोडक्शन ऑफ हेल्पर और किलर टी सेल्स,
किलर टी सेल्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है टी सेल्स हमारी बॉडी की आर्मी सेल्स होती हैं। पैथोजन को तुरंत मारना है, किलर टी सेल। पैथोजन को तुरंत नहीं मारना है, पहले उसको प्रोसेस करना है, लेकिन पैथोजन ज्यादा बदमाशी करेगा तो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट कर देंगी, या तो बी सेल को या किलर टी सेल को। बी सेल्स अगर आएंगी तो वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगी, बी सेल्स अगर आएंगी तो वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगी, और टी सेल्स अगर किलर टी सेल एक्टिवेट होंगी तो वो परफोरिन्स बनाएंगी और पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी बाय प्रोड्यूसिंग दिस होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स। और ये सप्रेसर टी सेल अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टी सेल्स प्रोड्यूस हो, कहीं ऐसा ना हो कि हेल्पर टी सेल का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, किलर टी सेल का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, इतना हो जाए कि हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगे, कहीं आर्मी फोर्स इतनी ज्यादा हो जाए कि हमारे ही टिश्यू को डैमेज करने लगे। इसको कंट्रोल में रखने के लिए कंट्रोल उदय सेल्स पाई जाती है, इन्हें कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स। तो सप्रेसर सप्रेस करती है, कंट्रोल करती है नंबर ऑफ अदर टी सेल्स। तो आप देखेंगे हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके मेजर कंपोनेंट्स बी सेल और टी सेल होते हैं। बी सेल्स सेल मीडिएट ह्यूमन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और टी सेल जो होती है वो प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थोड़ा एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी भी देख लेते हैं बेटा जी, क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी जी। एनसीईआरटी जी क्या कहती है? कहती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी वन ऑफ ऑन द अदर हैंड पैथोजन स्पेसिफिक। पढ़ लिया हमने, इसके पास मेमोरी होती है, पढ़ लिया हमने। इसका मतलब कह व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस रिस्पांस कॉल्ड प्राइमरी रिस्पांस व्हिच इज लो इंटेंसिटी। मतलब आप देखोगे आपके बॉडी का जो प्राइमरी रिस्पांस होता है वो थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस खतरनाक होता है। ये देखें, इसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पांस। तो प्राइमरी रिस्पांस ये जो आप देख रहे हो ये स्लो होता है, बहुत इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस को हम इफेक्टिव रिस्पांस कहते हैं, बूस्टर रिस्पांस कहते हैं। तो प्राइमरी वाला स्लो, सेकेंडरी वाला खतरनाक, बूस्टर। मतलब अगर दोबारा पैथोजन आएगा तो मेमोरी की वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट बहुत एफिशिएंट रिस्पॉन्ड करेगी और पैथोजन को नेस्त नाबूद कर देगी, तोड़ फोड़ डालेगी, मरोड़ डालेगी। तो आप देखेंगे ये हमारी एनसीईआरटी कहती है कि सबसीक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन हैव हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पांस एंड एमनेस्टिक रिस्पांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम मार्क जरूर कर लें। एंड एमनेस्टिक रिस्पांस, दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory for the after the first encounter. The primary and secondary immune response carried out with the help of a special type of cells, जो कि मेजर कंपोनेंट मैंने आपको बताया, एक बी लिम्फोसाइट होती है और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है और पैथोजन से फाइट करती है। These armies are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibody but help करती है वो बी सेल को। मैंने भी बताया वो एंटीबॉडी डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बट हेल्प करती है बी सेल को टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। Each antibody molecule has 4 polypeptide chains, 2 small called light chain and 2 called heavy chain। ये एनसीईआरटी की लाइन अभी बता दिया मैंने हेवी और लाइट चेन के बारे में। फिर कह रहे हैं द एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड द फार्मूला हेवी लाइट चेन के लिए H2L2 लिख सकते हो आप इनको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में बताया कि IgA होती है, M होती है, E होती है, G होती है, ये सम ऑफ देम है। इसमें से IgD का नाम नहीं लिखा है, आपने एक्स्ट्रा भी लिख लिया IgD। तो सारी बातें हमने कर ली। एनसीईआरटी की और बातें देखते हैं। बिकॉज़ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पांस इज कॉल्ड ह्यूमरल। ह्यूमर का मतलब मैंने आपको बताया, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है। ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस व्हिच इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। द सेकंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी व्हेन सम ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स, कह रहे हैं वेरी ऑफन। अगला पॉइंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली कहानी जो मैंने आपको बताई थी अभी, मैंने कहा वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सैटिस्फैक्टरीली, ट्रांसप्लांटेशन इज डन। इट इज द ओनली ऑप्शन दैट enables द पेशेंट टू लिव नॉर्मल लाइफ। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हम किसी बाहरी, किसी दूसरे टिश्यू, किसी दूसरे बॉडी से टिश्यू को ग्राफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है? देन अ सर्च बिगिंस टू फाइंड सूटेबल डोनर। व्हाई इज इट दैट ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन? बाहर से हम क्यों नहीं ले सकते, किसी से भी क्यों नहीं ले सकते? तो दैट डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं? डॉक्टर्स ग्राफ्ट फॉर्म जस्ट अ सोर्स फ्रॉम एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी अदर ह्यूमन बीइंग व्हिच कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए टिश्यू मैचिंग या ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत जरूरी होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी की एबिलिटी होती है डिफरेंशिएट करने की सेल्फ और नॉन सेल्फ को। बॉडी तुरंत पहचान जाती है कि कौन सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है। तो किसी और की बॉडी के ऑर्गन को अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे, हमारी बॉडी की सेल्फ से जब वो डिफरेंट होगा, तो हमारी किलर टी सेल्स जो होंगी, किलर टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स जो होती है, वो मेनली हेल्पर टी एंड किलर सेल्स जो होती है मेनली उस नॉन सेल्फ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इमीडिएट एक्शन करना शुरू कर देती है, और इसी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्ट कर जाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्ट कर जाते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ती है। तो ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जो कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इस टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ते हो, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव। बहुत ही सीधा सा मतलब निकलता है। पैसिव का मतलब किसी और से लिया हुआ, मतलब ऐसी इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड इन अदर्स बॉडी, अदर की किसी और पर्सन की बॉडी में डेवलप कराया जाता है और फिर इसे किसी और के इस्तेमाल में किया जाता है। मतलब यहां पे हम रेडीमेड एंटीबॉडीज यूज करते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन सच केसेस। ऐसे केस में हम बनी बनाई एंटीबॉडी किसी और से यूज करते हैं। जैसे कोई और एनिमल हो, रैबिट हो, या फिर अगर हम हॉर्स की बात करें, या किसी और बॉडी में हमने क्या किया, एक ऐसा मेथड है जहां पे हम, ये कोई और बॉडी है, अदर बॉडी है, कोई और एनिमल की बॉडी है, किसी और पर्सन की बॉडी है, और इसकी बॉडी में जो बनी हुई एंटीबॉडी है, यहाँ की जो एंटीबॉडी जो इसने बना रखी है, इसकी एंटीबॉडी को बाहर निकाला, ऑलरेडी मेड, जिसको हम रेडीमेड कह रहे हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी से कह रहे हैं, प्री फॉर्म्ड है ये, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी किसी ने ऑलरेडी बना रखी है, उसकी एंटीबॉडी को हमने निकाला और किसी अदर पर्सन में इसको ट्रांसफर किया जाता है। कह रहे किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में इन एंटीबॉडीज को किसी दूसरे पर्सन में जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, कोई ऐसा इंसान, कोई दूसरा इंसान जो कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो खुद एंटीबॉडी नहीं बना पा रही, उसके केस में हम किसी और की एंटीबॉडी को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी और की बनी बनाई एंटीबॉडी, डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं यहाँ पे। और याद रखेंगे पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट फंक्शन करने के लिए होती है, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ये शॉर्ट लाइव्ड होती है, फॉर इमीडिएट एक्शन होती है, ये शॉर्ट लाइव्ड होती है फॉर इमीडिएट एक्शन।
इमीडिएट एक्शन करने के लिए तैयार है। ये शॉर्ट लाइव्ड, यार ये बहुत थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहेगी, बाद में इसके लिए फिर से इसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके केस में कोई मेमोरी जनरेट नहीं हो रही है इस पर्सन में जिसको हम दे रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हैं। लेकिन वहीं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यहाँ एंटीजेंस इज डायरेक्टली, एंटीजेंस आर डायरेक्टली, और एंटीजन इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू अ पर्सन। एक ऐसा केस जहां पैथोजन डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है। ये देखें यार, ये इंसान है कोई, इसका नाम है XYZ, मान लो इसका नाम है मिस्टर जॉन। क्या नाम है इसका? मिस्टर जॉन है। ये इस मिस्टर जॉन की बॉडी में एंटीजन का एक्सपोजर डायरेक्टली कराया जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपोजर कराया जा रहा है, तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन को प्रमोट कर रही है ये, और साथ ही साथ मेमोरीज डेवलप हो रही हैं, मेमोरी सेल भी बन रही है, एक्सपोजर भी हुआ, एंटीजन का एक्सपोजर भी हुआ, मेमोरी भी बनी, तो डायरेक्ट इसके अंदर कह रहे ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें ये नेचुरल भी हो सकता है, इट कैन बी प्रोवाइडेड नेचुरली, या फिर ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है जहां पे हम वैक्सीन देते हैं। तो कह रहे या तो ये नेचुरल एक्सपोजर का पैथोजन डायरेक्ट, जैसे आपको कभी चिकन पॉक्स हुआ हो, कभी चिकन पॉक्स का पैथोजन आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी ने नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ली हो, ये वो है नेचुरल एक्सपोजर की वजह से बॉडी ने इम्यूनिटी जो डेवलप करी है वो इम्यूनिटी कही जाती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव, जहां पे हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन दे करके आपकी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। तो याद रखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब जिस पर्सन की इम्यूनिटी डेवलप करनी है हमें, उसकी बॉडी में पैथोजन का एक्सपोजर कराया जा रहा है, पैथोजन के कंपोनेंट का एक्सपोजर कराया जा रहा है। एंटीजन का नेचुरल या आर्टिफिशियल एक्सपोजर होगा तो मेमोरी बनेगी, और मेमोरी की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग प्राइमरी रिस्पांस भी करेगा और सेकेंडरी रिस्पांस के लिए भी रेडी रहेगा। तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का खेल, एक्वायर्ड में एक्टिव इम्यूनिटी का खेल। और पैसिव इम्यूनिटी में आप देखो बनी बनाई एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी यूज करते हो। इसलिए ये तभी यूज करते हैं उन लोगों में जिनमें या तो इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, या फिर वो लोग जिनकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या जैसे छोटा बच्चा जो कि अपनी खुद की इम्यूनिटी भी नहीं है उसकी, तो वो मदर की बनी बनाई एंटीबॉडी यूज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था IgG क्रॉस कर जाती है, IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा, IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा, और IgA जो होती है वो वाया कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जो न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट जिसे कहते हैं, जो इन्फेंट फीडिंग कर रहा है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फर्क याद रखेंगे, एकदम दिमाग में एकदम इजी है ये कांसेप्ट। जब एंटीजन का एक्सपोजर किसी, देखें जब एंटीजन का एक्सपोजर डायरेक्ट इस पर्सन से हो उसे कहेंगे एक्टिव। एंटीजन किसी और की बॉडी में आया, एंटीजन किसी और की बॉडी में आया और वहां एंटीबॉडीज जो बनाई गई हैं वो एंटीबॉडी हमने आइसोलेट करके, या वो एंटीबॉडीज यहां दी जा रही हैं। पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल हो सकती है, मतलब नेचुरली अपने आप पहुंच जाती है, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। इसमें जो वैक्सीनेशन का कांसेप्ट है ये हम कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल एक बेसिक डिफरेंस बताया है, आपको बता दिया एक्टिव और पैसिव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बाकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और बताऊंगा। टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। इसी वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कांसेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इन्हीं टॉपिक को, इसी को आगे लेकर के चलेंगे, इसी को आपको और डिटेल में समझाऊंगा। आज यही खत्म करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई, पहले आप उसको हजम करो, एक बार ठीक से पढ़ो, एनसीईआरटी की हेडलाइन जो मैंने एक्सप्लेन करी और क्लास की जो नोट्स एक्सप्लेन करी उसके सारे पॉइंट्स को एक बार गौर से देखो और क्वेश्चन कर लो। तो आज यहीं पे हम इसको समाप्त कर देंगे, आज का खेला समाप्त करेंगे। जाते जाते एक दो सवाल लगा करके जाएंगे, आप देख लो। पहला सवाल है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज फाउंड इन हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक बात है, इनेट इम्यूनिटी एनामनेस्टिक होती है, रॉन्ग होती है, वो उसमें कोई मेमोरी नहीं होती। यहां कह रहे हैं एनामनेस्टिक का मतलब होता है लॉस ऑफ, नो लॉस ऑफ मेमोरी, तो गलत हो गया। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पांस टू पैथोजन टू आवर बॉडी टू फाइट विद देम, ये सही लग रहा है। 1 और 3 तो सही लग रहा है। फिर कह रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, ये भी ठीक लग रहा है। तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट लग रहा है, बी गलत है, आंसर 1 बन जाएगा। 1, 3 एंड 4 आंसर 1। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फाउंड इन हायर वर्टिब्रेट्स ठीक। इनेट इम्यूनिटी इज एनामनेस्टिक रॉन्ग, ये एक्टिव इम्यूनिटी होती या हम इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते तो एनामनेस्टिक हो सकती थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तो सही हो जाएंगे। आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज। हमने कहा किसी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो उसमें जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, वो इंक्लूड करती है लाइट चेन, हेवी चेन, दोनों का पार्ट, लाइट चेन और हेवी चेन दोनों का पार्ट। तो आप देखोगे वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन। तो आप देखो ये वाला जो हिस्सा है इसे वेरिएबल रीजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया किसी चाबी के अंदर आप देखोगे तो ये होता है इसका वेरिएबल पार्ट। क्या कहते हैं, हर की में जो चीज डिफर करती है वो होती है ये जो लॉक में फिट होती है, इसे कहते हैं टर्मिनल पार्ट, वेरिएबल पार्ट। तो ये आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखा बच्चों, आज की क्लास होती है यहीं समाप्त, आज यहीं एंड करेंगे। डीपीपी आप लोग लगा लेना, और जैसे कि मैंने कहा एक बार क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटी पढ़ लेना, जो पॉइंट दिए हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड उसके कंपोनेंट्स हैं, बी सेल और टी सेल के बारे में हुआ, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में हुआ, टाइप्स के बारे में, या उसका स्ट्रक्चर हुआ, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लोगे और फिर क्वेश्चंस भी कर लोगे जो यहाँ पे डीपीपी से करने हैं। आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन और डीपीपी के क्वेश्चन करने हैं, और आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए जनहित में जारी है पीडब्ल्यू की तरफ से। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज प्लान करी हुई है जो कि रियल टेस्ट सीरीज है।